हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो कि 11 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है द डायस्पोरा डिलेमा। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और मुख्यतः इंटरनेशनल रिलेशंस वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। 9 जनवरी को भारत ने अपना 16वां वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर वर्ष 9 जनवरी को भारत अपने यहाँ वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। 9 जनवरी की डेट को इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि 9 जनवरी ही वह तारीख थी जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिवस भारत के बृहद प्रवासी भारतीय समुदाय, जिसमें भारतीय मूल के विदेशी नागरिक के साथ साथ अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं, की ओर बढ़ाने की, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने, उनकी जड़ों से जोड़ने और भारत की विकास कथा में उनकी संलग्नता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने को समर्पित है। यदि हम ये देखें कि ये वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसको मनाने का कारण ये है कि वो जितने भी एनआरआई हैं, अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, वो जिस भी देश में हैं, ये एक तरीके से ऐसा संकेत देता है कि आपकी उपलब्धियां, वो सभी चीजें आपने जो अचीव किया है, उन सभी लोगों की तरफ एक हमेशा ये हाथ रहता है कि भारत आपको नहीं भूला है और भारत हमेशा आपके साथ है। और साथ ही साथ भारत के विकास को किस तरह से इन सभी भारतीयों ने दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है और भारत का नाम रोशन किया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय सॉफ्ट पावर के प्रसार, भारतीय राष्ट्र के हितों के लिए लॉबी करने और भारत के उत्थान में आर्थिक योगदान करने के रूप में प्रवासी भारतीयों की क्षमता अब भली भांति चिन्हित है। यदि हम लोग बात करें कि भारतीयों ने किस कदर अपने आप को विश्व भर में फैलाया हुआ है और साथ ही साथ जो प्रवासी भारतीय हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो भारत को सॉफ्ट पावर बनाने में हो या भारतीय हितों की जो लॉबी बनाने के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, या साथ ही साथ भारत को एक तरीके से आर्थिक योगदान जो मिलता है उन सभी पेमेंट से, जो इन सभी देशों से इन सभी भारतीयों द्वारा भारत में अपने प्रियजनों को भेजी जाती है, जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है, उन सभी चीज़ों को हम एक तरीके से ये देख सकते हैं और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रवासी कूटनीति की अपनी स्वयं ही एक संवेदनशीलता भी है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये कि जब हम प्रवासी कूटनीति की बात करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है और हमेशा से ये देखा जाता है कि ये जो मुद्दा होता है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसको बहुत आराम से, बहुत ही आप जिसको कह सकते हैं हैंडल विद केयर अप्रोच चाहिए इसके लिए। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में यदि बात करें तो जो सबसे पहला मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में प्रवासियों की भूमिका से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के साथ अपनी संलग्नता में वृद्धि की है। देखिए, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब कभी कई देशों पे, कई मौकों पर हमने ऐसे देखा है कि जब जैसे अमेरिका हो गया या इंग्लैंड जाना हो गया
या ऑस्ट्रेलिया जाना हो गया या सऊदी अरब या दुबई, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, मोदी जी ने ये कोशिश करी है कि वहाँ पे रहने वाली जो भारतीय आबादी है उसके साथ भी संपर्क साधें। और इसमें हम ज़रूर से ज़रूर ये कह सकते हैं कि इस लेवल पे एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई है भारतीयों के साथ। जो प्रवासी भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे हैं, मोदी सरकार के समय उनके साथ जो है वो जो कनेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर हुआ है। लेकिन विभिन्न अन्य भारतीय राजनीतिक संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी ऐसा ही किया है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही की गई है। कई अन्य राजनीतिक संगठन है, सामाजिक समूह है जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि विदेशों में भारत संबंधी आख्यान एक समान या समरूप नहीं है। 2019 में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA एवं NRC आदि मामलों में उदारवादियों, कश्मीरियों और मुस्लिम तबके के प्रवासी भारतीयों ने एक अलग छवि प्रस्तुत की है। अब यदि इसी जो मैंने आपसे कहा कि एक समान या समरूपता की बात मैं जो कर रहा हूं, यदि इसी को देख करके चलें तो 2019 में कई ऐसे मसले थे जैसे कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति या CAA और NRC को लेकर के जो बातचीत छिड़ी, उस मामले में जो लिबरल वर्ग था, जो उदारवादी वर्ग था, कश्मीरी वर्ग था, साथ ही साथ जो मुसलमान वर्ग था, उन्होंने एक अलग तरीके की छवि प्रस्तुत करी जो सरकार के खिलाफ जैसी थी। इसी प्रकार नवीन कृषि सुधारों और किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में सिख प्रवासी भारतीयों ने एक अलग दृष्टिकोण का प्रसार किया है। वहीं अभी हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हालिया 3 कृषि संबंधी कानून आए हैं उनको लेकर के, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि कई सारी जो सिख प्रवासी हैं, और मूलतः मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जो सिख मूल के लोग हैं, उन्होंने भी एक अलग दृष्टिकोण का प्रसार किया है। इससे उनके निवास के देशों के भीतर एक अलग तरह की राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप भारत पर दबाव बढ़ता है। भारत के आधिकारिक रुख से प्रवासी भारतीयों के विभिन्न समूहों के अलग दृष्टिकोण के प्रति सम्मान रखते हुए नई दिल्ली प्रवासी भारतीयों का सहयोग कैसे प्राप्त करती है, यह एक संवेदनशील या नाजुक विषय बना रहेगा। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जिन देशों में ये प्रवासी भारतीय रहते हैं और अब वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, तो कहीं ना कहीं इन प्रवासी भारतीयों का भी जो वोट काउंट है वो मैटर करता है। और उसके संदर्भ में जो भी पार्टियां वहाँ पर चुनाव लड़ती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इन प्रवासी भारतीयों की जो भावनाएं हैं उसके संदर्भ में अपनी नीतियां तय करनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई एक ज़रूरी वोट बैंक है। और इसके परिणाम स्वरूप इस बात का भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहता है। साथ ही साथ भारत आने वाले समय में अपने प्रवासी भारतीयों का सहयोग किस तरह से प्राप्त करती है, देखिए अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन सभी नज़रियों को, उन सभी एस्पेक्ट्स को हमको समझना है। और नई दिल्ली के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में जो प्रवासी भारतीय हैं उनका सहयोग किस तरीके से प्राप्त किया जाए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में हम लोग बोलें, चाहे यहाँ पर नौकरियां क्रिएट करने के रेफरेंस में बोलें, या बाकी किसी भी अन्य मसले को ले लें। तो ये बहुत ही अपने आप में एक नाजुक या संवेदनशील मसला आगे भी बना रहेगा। और यहाँ पर भारत को, खासतौर से जो भारतीय सरकार है, उसको बहुत ही सॉफ्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। आगे का रास्ता। दूसरा मुद्दा प्रवास या निवास के देशों की राजनीति में प्रवासियों की भूमिका से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि भाई कई देश ऐसे हैं जैसे कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इन सभी देशों में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी भूमिका वहां के चुनावों को काफी हद तक पलटने का मादा रखती है। यूनाइटेड किंगडम के पिछले चुनावों में भाजपा से जुड़े समूहों ने स्पष्ट संदेश दिया था कि लेबर पार्टी के पक्ष में मतदान भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, जो भाजपा से जुड़े हुए कई समूह थे, उन्होंने जब यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हो रहे थे तो उस समय ये आइडिया बहुत ही ज्यादा फैलाया था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो जो भारतीय हित हैं उनको काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के लेबर पार्टी का जो नजरिया है वो भारत सरकार के नजरिए से काफी अलग है। तो हम ये देख चुके हैं कि भाई भाजपा संबंधित समूहों ने इस चीज को
यूनाइटेड किंगडम में काफ़ी बड़े लेवल पर फैलाया कि यदि लेबर पार्टी को आप जिताते हैं तो भारतीय हितों के ऊपर बहुत समस्या आ सकती है। बोरिस जॉनसन की जीत को राहत के रूप में देखा गया। हालांकि जीत जब बोरिस जॉनसन की हुई तो इस चीज को एक तरीके से काफी ज्यादा राहत के तौर पर माना गया। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ही भारतीय हितों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भारतीय अमेरिकी मतों को पाने के लिए बनाए रखे हुए थे। अब जैसा कि हम जानते हैं 2016 में जो चुनाव हुए थे उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोर दिया था भारतीय मतदाताओं के ऊपर, और साथ ही साथ इस बार जो 2020 में हम लोगों ने चुनाव देखे हैं अमेरिका में, उसमें भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारतीय मतों का बोलबाला था। चाहे वो जो बाइडेन हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ने लगातार जो भारतीय प्रवासी भारतीय वहां पे रह रहे हैं उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया ही अपनाए रखा, और साथ ही साथ ये कोशिश करी कि कितना हो सके कि वह भारतीय अमेरिकी जो हैं उनके मतों को अपनी पार्टी की ओर मोड़ सकें। जो बाइडेन ने यहां तक कि जो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, जो शपथ लेंगी अभी आधिकारिक तौर पर, एक भारतीय मूल की महिला को, आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली तो नहीं है वो डायरेक्टली उनका, लेकिन उनका जो परिवार है उसका संबंध कहीं ना कहीं भारत से है, तो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। तो आप ये सोचिए कि मतलब ये है भारतीय जो अमेरिकी मत हैं, या किसी भी जगह पे यदि जब चुनाव हो रहे हैं तो ये भारतीयों का बोलबाला है कई ऐसे बड़े देशों में जिनके साथ भारत के संबंध जो हैं आने वाले समय में दोनों देशों के लिए हितकारी होंगे, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई अन्य देश हो। ह्यूस्टन में आयोजित रैली से यह आरंभिक धारणा बन गई थी कि नई दिल्ली डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष समर्थन करेगी, लेकिन इसने ऐसे किसी भी संकेत से परहेज किया। हालांकि कई लोगों का मानना यह है कि जो भारतीय सरकार है वो ज्यादा ये चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो। ऐसा जो आइडिया बनाने के पीछे जो कारण है वो यह कारण है कि जब ह्यूस्टन में रैली हुई थी उसको आधार बनाया गया इस विचार के लिए। हालांकि सरकार ने ऐसा किसी भी संकेत देने से पूरा परहेज किया, लेकिन यह मुद्दा कि भारतीय समुदाय के माध्यम से दूसरे देशों की निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाए या नहीं एक संवेदनशील मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि अंततः वह विदेशी नागरिक ही हैं। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह है कि भले ही वह भारतीय मूल के नागरिक हैं, और यदि अगर उनको इन्वॉल्व करके, भारतीय समुदाय को इन्वॉल्व करके किसी दूसरे देश, किसी अन्य देश के चुनावों में यदि हस्तक्षेप कराया जाए तो सबसे पहले तो ये कितना सही है, ये कितना गलत, ये हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, यदि वहां पे जो सरकारें आती हैं, जो भी सरकार वहां पे आ रही है वो कहीं ना कहीं उस देश के लोगों द्वारा चुनी गई है, और जब मैं उस देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की बात करता हूं तो ये जो भारतीय मूल के जो प्रवासी हैं कहीं ना कहीं ये भी विदेशी नागरिक हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसी कोई हस्तक्षेप भारत का किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ संबंध खराब करने में कहीं सहायक ना बन जाए। तो हमें इस चीज को पूरे तरीके से देखना और समझना है। भारत को अपने प्रवासी समुदाय का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन उस पर पूर्ण नियंत्रण या उनके पूर्ण समर्पण की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। देखिए, प्रवासी समुदाय है, आप बिल्कुल फायदा उठाइए, आप मोटिवेट करिए कि वे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में करें, वो ज्यादा से ज्यादा राशि भारत में भेजें, वो जितना हो सके भारत के लोगों के लिए, भारत के पक्ष में एक भूमिका बनाए अन्य देशों में। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सदैव ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उन नागरिकों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण की अवधारणा नहीं ला सकते हैं। आप ये मत उम्मीद रखिए कि वो जैसा आप चाह रहे हैं वे वैसा ही करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने इश्यूज होते हैं, हर व्यक्ति के अपने कारण होते हैं। तो यदि वे कुछ कर रहे हैं देश के प्रति, इसको पूरे तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो करेंगे ही करेंगे या उन्हें करना ही करना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एनालिसिस से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है: प्रवासी भारतीय समुदाय वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की संभावनाओं के द्वार खोलने में अपेक्षित रणनीतिक आवेग प्रदान कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।